स्वागत है आप सबका। आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में कि किसी मटेरियल का इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता क्या होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी मटेरियल में यदि हम कोई बल लगाते हैं, जैसे कि आपने ज़्यादातर देखा होगा रबर के केस में कि रबर को हम खींचते हैं, उसमें जब बल लगाते हैं तो वो लंबा हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। तो किसी भी मटेरियल का इसी गुण को ही हम उसकी इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता कहते हैं। डेफिनेशन वाइज यदि हम देखें द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which certain material return back to their original position after the removal of external force। डायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, कोई बाह्य बल लगाते हैं, तब उसके लंबाई में परिवर्तन होता है, और यदि हम उस बाह्य बल को हटा दें, छोड़ दें, तो जो मटेरियल है वो वापस रिटर्न बैक टू दियर ओरिजिनल पोजीशन, वापस वो अपने पहले की स्थिति के जैसा ही पहुंच जाता है। उसे हम कहते हैं उसका इलास्टिसिटी। तो सिंपल सी बात है, यदि हम किसी मटेरियल में बाह्य बल लगाएं, उसके साइज में चेंजेस आएगा, बल को हटा दें तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो जिसमें ये गुण होता है उस गुण को ही कहते हैं इलास्टिसिटी, और जिसमें गुण होता है उसको कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। ठीक बात है। अच्छा, तो जिसमें ये होता है उसे हम इलास्टिक मटेरियल कहेंगे, और जिसमें नहीं होता उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक आपने देखा होगा, जो पॉलीथीन आप यूज करते हैं, यदि आप उसको खींच देंगे तो खिंचा तो जाएगा, लेकिन वो वापस अपने शेप में नहीं आएगा। तो जो भी प्लास्टिक मटेरियल है वो अपना शेप वापस रीगेन नहीं करेगा, लेकिन जो इलास्टिक जो होगा वो अपना शेप वापस रीगेन करेगा, अपने उसी शेप में फिर से आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि आपने कॉमनली रबर को देखा होगा कि जब आप उसे खींचते हैं और उसके बाद जब छोड़ देते हैं तो वापस अपनी शेप में आता है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है वो ये है कि स्टील भी आप लोग जानते हो और रबर भी आप जानते हो, तो इन दोनों में ज़्यादा इलास्टिक कौन होगा? ज़्यादा इलास्टिक, हम प्रत्यास्थता की बात कर रहे हैं कि स्टील और रबर दोनों में ज़्यादा इलास्टिक कौन होगा? अधिकतर लोग यही सोचेंगे कि रबर होगा। इसलिए क्योंकि हम ये देखते हैं, थोड़ा सा बल लगाते हैं बहुत लंबा हो जाता है, जैसे हटाते हैं वापस आ जाता है, तो हमें लगता है कि रबर जो होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। पर आंसर ऐसा नहीं है। स्टील जो होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू रबर। बात यहाँ पर सिर्फ वापस आने की नहीं है, बात इस बात की है कि वो कितना लोड बियर कर रहा है। मतलब मान लीजिए मैं इसमें 2 न्यूटन बल इसमें लगाऊं, तो ये वापस इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। स्टील में यदि मैं 2 न्यूटन बल लगाऊं तो उसमें माइनर चेंजेस आएंगे, मुझे दिखेगा भी नहीं, बहुत ही कम वो आगे खसकेगा, लेकिन वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन मैं बात करूं, मान लो मैं 10 न्यूटन बल लगाता हूं, 10 न्यूटन बल में रबर का क्या होगा? रबर तो टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा तो होगा लेकिन वो टूट जाएगा, वो अपनी जगह पे नहीं आ पाएगा। जब टूट गया तो वापस अपने जैसा कैसे हो पाएगा? लेकिन वहीं पे बात हम स्टील की करें तो 10 न्यूटन में वो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। मतलब ये ज़्यादा लोड तक एक्सटेंड हो सकता है और वापस अपनी शेप में आ सकता है। इसीलिए स्टील जो होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू रबर। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हुक के नियम के बारे में। हुक का नियम होता क्या है? आप सब ने सुना होगा कि जब भी कभी आपको इलास्टिसिटी पढ़ना है, वहां पे आता है हुक्स लॉ, हुक का नियम। हुक का नियम ये कहता है कि इस इलास्टिक पॉइंट तक जिसमें इलास्टिसिटी होगा उसकी बात करता है। हुक्स का नियम किसके लिए? उस मटेरियल के लिए जिसमें इलास्टिसिटी पाया जाएगा। तो एक पॉइंट तक, एक लिमिट तक उस मटेरियल में, इलास्टिक मटेरियल में स्ट्रेस जो होता है वो समानुपाती होता है स्ट्रेन का। ये आप जानते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये कह रहा है हुक का नियम। कब तक?
एक सर्टेन लिमिट तक, और उस लिमिट को क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। तो हुक का नियम कहाँ तक काम करेगा? सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक काम करेगा, और वहां पर स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के समानुपाती होगा। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसा वैसा स्ट्रेन उसमें बढ़ता जाता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, हमें बराबर का चिन्ह लगाने के लिए, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, और इस कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब प्रत्यास्थता मापांक जिसे हम हिंदी में कहेंगे। इस ई को कहीं कहीं पर ई भी लिखते हैं, इसको वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ई भी लिखिए या वाई भी लिखिए, क्वेश्चंस में जैसा भी लिखा हो या बुक में जैसा भी आपको दिया हो, दोनों लिखते हैं। ई इलास्टिसिटी, सॉरी, ई जो होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाता है, और वाई लिखने का मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है, यंग का प्रत्यास्थता मापांक जिसे आप हिंदी में कहेंगे। तो यहां से ये बात समझ में आता है कि ई जो होगा, अगर मैं ई इज इक्वल्स टू लिखूं तो इसको पक्षांतर कर दूंगा तो ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एक रिलेशन हमें ये मिलता है कि यंग मॉडुलस जो होगा या इलास्टिसिटी जो होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होगा। यहां से हमें ये बात समझ में आ गया। अब ये जो वैल्यू है, ई का तो कोई इकाई होता नहीं है और स्ट्रेस का इकाई होता है, तो जब इसका इकाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली ई का वही इकाई होगा जो स्ट्रेस का इकाई होगा। मीन्स यहाँ पे हम यूनिट की बात करें तो जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वही होगा। कहने का मतलब स्ट्रेस का यूनिट आपने किस में निकाला था? न्यूटन पर एम स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो भी आपको कंडीशन दिया गया है। एसआई की बात करेंगे तो वो किस में रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के केस में। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल जो होता है, ये ई का मान जो होता है, ये हर मटेरियल के लिए फिक्स होता है। मतलब रबर का ई फिक्स होगा, स्टील का ई फिक्स होगा। इसी से ये समझ में आता है कि वो मटेरियल में कितना इलास्टिसिटी होगा और वो कितने फोर्स लगने के बाद भी वापस अपने शेप को रीगेन कर जाएगा। तो मैंने जैसे कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होता है, खास करके हम माइल्ड स्टील की यदि हम बात करें, ये जनरली जो लिया जाता है लगभग 210 गीगा पास्कल के बराबर। अब गीगा पास्कल क्या होता है आपको पता है? दिस मच इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 210 इंटू गीगा मतलब 10⁶, और पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। तो ई ऑफ माइल्ड स्टील के केस में यदि कभी बात करेगा तो वैल्यू हम इतना लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है, यदि आपको बुक में अलग वैल्यू दिया जाता है तो आप उसी वैल्यू को लेकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन कभी एग्जाम में पूछा गया तो आपका आंसर होगा 210 गीगा पास्कल, या फिर 210 गुणित 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो सकता है यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में दे दे या सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दे, तो उस केस में आपको इस वैल्यू को चेंज कर लेना है, और वो आप करना जानते हो। अभी हमने देखा कि यंग का प्रत्यास्थता मापांक। अब इसी को थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बनेगा E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया बल बटा क्षेत्रफल, यही होगा। और स्ट्रेन क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटा उसका एक्चुअल लंबाई। तो इससे हमें फॉर्मूला मिलेगा, ए जो है वो नीचे आ जाएगा इनटू चेंज इन लेंथ, और ये जो डिवाइडेड बाय लेंथ है ये ऊपर आ जाएगा। तो आपको यहां से एक और फॉर्मूला मिला कि यंग का प्रत्यास्थता मापांक E इज इक्वल्स टू आपको मिलता है F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल एल। ये बल है, ये लंबाई है, ओरिजिनल लंबाई है, बटा क्षेत्रफल गुणित उसके लंबाई में कितना परिवर्तन आया वो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है या तो इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अभी हमने देखा कि ये ई का केस किस चीज के लिए था? यंग मॉडुलस की यदि हम बात करें तो वो लीनियर के केस के लिए था। अब वैसे ही हमने जो स्ट्रेस पढ़ा था, शियर स्ट्रेस पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ा था, तो उसके लिए भी हम एक और कांस्टेंट देखते हैं। इसे मैं लिख दूं,
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं या तो फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज करते हैं। हिंदी में इसे कहेंगे दृढ़ता मापांक। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये होता है शियर स्ट्रेस, जो आपने पढ़ा है। तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर के केस की हम बात करते हैं, तो उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन को यदि हम डिवाइड करें, शियर के स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन इन दोनों को यदि हम डिवाइड करते हैं, तो जो रेशियो या जो कांस्टेंट मिलता है उस कांस्टेंट को हम कहेंगे दृढ़ता मापांक या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आप जी से भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से तीसरा केस होगा बल्क मॉडुलस, जिसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब आप बोलेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिखिए, या फिर यहां पर आप डायरेक्ट स्ट्रेस भी लिख सकते हैं। इसके जगह पे डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका बल्क मॉडुलस। तो ये तीन कांस्टेंट हमको मिलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और तीसरा बल्क मॉडुलस। इसके अलावा आपने एक और शब्द पढ़ा हुआ है पॉइजन्स रेशियो के बारे में, ये हमने पहले ही वीडियो में कवर किया हुआ है पॉइजन्स रेशियो। तो इनके बीच में रिलेशन पूछा जाता है आपको एग्जाम में, और वो होगा, सबसे पहले हम देखते हैं इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रिजिडिटी के बारे में। तो वहां से हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू 2G 1 + 1/m। एक रिलेशन ये मिलेगा। यहाँ पे E क्या है, यंग मॉडुलस है, G क्या है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और 1/m जो होता है यही है हमारा पॉइजन्स रेशियो। अब हम बात करें, ये तो था अभी इन दोनों का, अब हम देखते हैं कि इसका और बल्क मॉडुलस के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। तो वो हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 3K इन ब्रैकेट 1 - 2/m, कुछ इस तरीके से बनता है। अच्छा, मैंने आपको ये भी कहा था कि जो बल्क पॉइजन्स रेशियो जो होता है उसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है ये आपको ऐसा लिखा भी मिले 2G 1 + μ, और वैसे ही ये 3K 1 - 2 μ, कुछ ऐसे भी के रूप में आपको लिखा हुआ एग्जाम में मिल सकता है। तो ये है इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब एक और रिलेशन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इन तीनों को रिलेट करेगा कि इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, और वो रिलेशन बनता है E इज इक्वल्स टू 9kg डिवाइडेड बाई 3K + G। ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि E इज इक्वल्स टू क्या रिलेशन बनता है, मीन्स तीनों का रिलेशन क्या मिलता है। E इज इक्वल्स टू 9kg/3K + G। तो ये होगा तीनों के बीच का रिलेशन। ये फॉर्मूले डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए यह फॉर्मूला आपको मेमोराइज करके रखना होगा। ये तो था इलास्टिसिटी और उसके कांस्टेंट के बारे में बात करें, उसके मॉडुलस के बारे में बात करें। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं इलास्टिसिटी स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व के बारे में। सो ये है कर्व स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको आपको समझना होगा कि ये बनता कैसे है। बेसिकली यदि हम बात करें किसी माइल्ड स्टील के बारे में, मैंने पर्टिकुलर किस चीज के लिए कहा, माइल्ड स्टील, या हम क्या कह सकते हैं माइल्ड स्टील के अलावा अगर कोई डक्टाइल मटेरियल हुआ, कोई डक्टाइल मटेरियल होगा, या फिर माइल्ड स्टील हम पर्टिकुलर कह सकते हैं क्योंकि माइल्ड स्टील ही डक्टाइल होता है। तो ऐसे मटेरियल के यदि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में यदि हम एक कर्व प्लॉट करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, यदि हम एक्स एक्सिस में हम रखते हैं स्ट्रेन को और वाई एक्सिस में रखते हैं स्ट्रेस को, तब इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहां से हम देखिए 0 से A तक, या O से आप बोलिए A तक, ये क्या होता है, ये जो पॉइंट A है, मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया हुआ है, A जो होता है ये है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहने का मतलब ये है कि इसी बिंदु तक O से लेकर A तक ही हमारा हुक का जो नियम है वो काम करता है। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो समानुपाती जो होते हैं वो सिर्फ A तक ही होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको हुक के नियम में ही पहले ही बताया कि एक लिमिट तक ही स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर होते हैं या समानुपातिक तौर पे बढ़ते हैं, बराबर नहीं कहेंगे, समानुपातिक तौर पे बढ़ते हैं।
और वो कहाँ तक होता है, केवल पॉइंट ए तक, उसके बाद नहीं होगा। पॉइंट बी जो है ये है हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब ये है कि ये वही बिंदु है जहां तक कोई मटेरियल, यहां तक यदि इसमें बल लगाया जाता है तो उसके बाद मटेरियल वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ए से बी तक का जो लंबाई है ये किसको दर्शाता है, उसके इलास्टिसिटी को दर्शाता है। यदि बी तक उसमें हम बल लगाएं, इतना स्ट्रेस यदि उसमें जनरेट किए, तो उसके कारण क्या हुआ, देखिए वो डिफॉर्म हुआ ना, जैसा था उसके बजाय वो चेंज हो गया, मतलब उसमें स्ट्रेन भी आया। तो वो स्ट्रेन वापस वैसे ही हो जाएगा यदि हम उस स्ट्रेस को या उस बल को हटा देते हैं तब। नेक्स्ट हम सी पर चलते हैं। पॉइंट सी कहलाता है यील्ड पॉइंट। ये है पॉइंट सी, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि किसी मटेरियल पे यदि हम एक बल लगाते हैं तो जैसे जैसे हम बल बढ़ाते जाते हैं उसमें बदलाव आते जाता है। ये पॉइंट कहाँ से, ए से बी तक का पॉइंट है कि जैसे हम बल लगा रहे हैं उसमें बदलाव आते जा रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे ही उसमें हम एक पॉइंट के बाद उसमें हम बल लगाना छोड़ भी देते हैं या उतने ही बल को लगाए रहते हैं। आप ऐसे समझिए कि आपने एक रस्सी लिया हुआ है या एक रबर लिया हुआ है, उसमें आप एक पत्थर लटका दिए, तो आपने जब लटकाया तब वो कंटिन्यू बढ़ा, या जैसे जैसे आप बड़ा पत्थर लगाते जाओगे या तो उसके हिसाब से उसके लंबाई में परिवर्तन होता जाएगा। लेकिन एक समय के बाद आप उसी पत्थर को उसमें लटके रहने दो तो वो धीरे धीरे समय के साथ उसके लंबाई में चेंजेस आने लगता है। ये कहलाता है यील्ड पॉइंट। मतलब हम उसमें वजन जो था उसको बराबर रखे, उसका स्ट्रेस उसमें बराबर रहने दिए, लेकिन फिर भी उसके स्ट्रेन में चेंजेस आया, उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, या आप कहिए कि उसके लंबाई या चौड़ाई में परिवर्तन आया। कब, जब उसके स्ट्रेस या उसमें जो लगा गया बल है उसको भी आप फिक्स रखे थे तब भी। तो इस चीज को कहा जाता है यील्ड पॉइंट। आप सिंपली समझिए कि मान लीजिए आप किसी पेड़ में एक रस्सी बंधा हुआ है या ऐसा कोई भी चीज बंधा हुआ है, आप उसमें एक बड़ा सा पत्थर लटका दिए हैं, जब लटकाए तो वो नीचे खिंचाया, एक लिमिट तक नीचे खिंचाया, उसके बाद वो रुक गया। अब आप उसको वैसे ही छोड़ दिए। अब आप हफ्ते भर बाद आके देखते हैं कि वो थोड़ा सा उसके जो लंबाई है उसमें और चेंजेस आ चुका है। तो वो किस लिए हुआ, उसके यील्ड पॉइंट के कारण हुआ, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के कारण कि उसमें जब कांस्टेंट बल लग रहा था उसके बाद भी वो नीचे की ओर बढ़ा। तो यही चीज कहलाता है इसका यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट डी है इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट कहने का मतलब क्या है, यही इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है कि मतलब इससे ज्यादा लोड वो और सहन नहीं कर सकता। अगर हम उससे भी ज्यादा देने की कोशिश करेंगे तब के केस में क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो पॉइंट ई जो है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है। ये यहाँ के बाद वो मटेरियल में यदि हम और लोड लगाते हैं, स्ट्रेस यदि और देते हैं तो वो टूट जाता है। तो ये जो कंप्लीट जो ग्राफ है ये दर्शाता है माइल्ड स्टील के लिए या फिर डक्टाइल मटेरियल के लिए। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अभी हमने देखा था माइल्ड स्टील के लिए, अब हम देखते हैं कास्ट आयरन के लिए। ये नाम के साथ पर्टिकुलर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे ही नाम के साथ पूछा जाता है कि माइल्ड स्टील के लिए ग्राफ कैसा होगा, कास्ट आयरन के लिए ग्राफ कैसा होगा। अब कास्ट आयरन कहना चाह रहा है, इसका मतलब कास्ट आयरन नेचर वाइज जो होता है वो ब्रिटल होता है, ये भंगुरता पाया जाता है कास्ट आयरन में। तो ऐसे कोई भी भंगुर मटेरियल के बारे में यदि कभी ग्राफ वो पूछा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में तो आपको ये ग्राफ बताना है। अगर कोई डक्टाइल मटेरियल के बारे में बोलता है तो इससे पहले जो हमने ग्राफ देखा आपको वो बताना है। कास्ट आयरन के केस में हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं ओ से ए तक, ए हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है जहां पे हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन समानुपाती होगा। बी जो है इसका इलास्टिक लिमिट है जहां से वो वापस आ सकता है। कास्ट आयरन या ब्रिटल मटेरियल के केस में क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसमें आप लोड दोगे तो वो ज्यादा देर तक लंबा हो पाएगा और उसके बाद वो फिर वो वापस अपने शेप को आएगा। कुल मिला के हम ये कहें कि यदि इसके एलोंगेशन की बात करें, इसमें जो लंबाई में चेंजेस आता है उसकी मैं बात करूं तो ये हो जाता है कि इलोंगेशन जो रहता है उसके हम परसेंटेज की बात करें तो वो 5% से भी कम होता है। जितनी उसकी लंबाई होती है उसके हिसाब से उसमें जो चेंजेस आएगा, उसके लंबाई में जो परिवर्तन आता है वो 5% से भी कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट जो रहता है उसमें न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद यदि हम उसमें कोई और फोर्स लगाएं तो वो डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाता है, डायरेक्ट वो टूट जाता है। मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि कास्ट आयरन के केस में यील्डिंग पॉइंट नहीं होता मटेरियल में,
या आप ऐसे भी कहो कि बहुत कम होता है। हमने जो उसमें यील्ड पॉइंट देखा था, एक कांस्टेंट लिमिट में जो उसके स्ट्रेंथ में जो चेंजेस आता था, विकृति में जो परिवर्तन आता था, तो वो वाला जो लिमिट जो होता है इसमें यील्डिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें यील्डिंग जो होगा बहुत ही कम होगा। किसी भी ब्रिटल मटेरियल के, भंगूर वाले पदार्थ की हम बात करें तो उसमें ऐसा ही होगा। तो उसके लिए आप पर्टिकुलर ये ग्राफ बनाओगे, इसमें डायरेक्ट सीधा नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल जाता है हमको, सीधा फ्रैक्चर पॉइंट मिल जाता है। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट मिला, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे तो सीधा वो टूट जाता है। आपको पता है जैसे कांच जो है, कांच को यदि आप थोड़ा सा भी ज़्यादा लोड दोगे तो वो सीधा चूरा चूरा हो जाता है। तो जैसे भी कास्ट आयरन जो होता है, जो ब्रिटल जो होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी यही होती है। आप इसमें कास्ट आयरन की बात करें, या फिर कभी क्वेश्चन में आपको ये भी कहता है कि हाई कार्बन स्टील यदि वो बोल देता है, आपको पता है कि जो हाई कार्बन स्टील होता है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण भी वो ब्रिटल हो जाता है। तो हाई कार्बन स्टील बोले, कास्ट आयरन बोले या ब्रिटल मटेरियल बोले, तो उसके लिए आपको ग्राफ ये वाला शो करना है कि डायरेक्ट एक सीधा लाइन जाएगा और उसके बाद अगला पॉइंट जो होगा वो उसमें टूट जाएगा। तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब एक और बात करेंगे कि कास्ट आयरन के इलास्टिसिटी, जो हमने थोड़ी देर पहले जो देखा था, ई की जो मैंने बात किया था, ई का, ई ऑफ स्टील मैंने आपको बताया था कि जो 210 होता है गीगा पास्कल। तो कास्ट आयरन जो होता है वो मैंने कहा कि वो डक्टाइल होता है। तो कास्ट आयरन के केस में यदि मैं उसका इलास्टिसिटी जानना चाहूँ तो वो माइल्ड स्टील या ये स्टील जो होता है उसका होता है हाफ। और वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ, यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का इलास्टिसिटी कितना होता है, कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो होता है 1/3 ऑफ द स्टील। स्टील का जितना होता है उसका 1/3। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये लगभग है, लगभग हाफ होता है कास्ट आयरन का और लगभग 1/3 होता है एल्यूमिनियम का। तो हो सकता है ये रिलेशन आपके एग्जाम में पूछा जाए, अभी तक तो पूछा नहीं गया है। तो ये तो है हमारा इलास्टिसिटी और उस पर बेस्ड कर्व कैसे हैं, उसके कांस्टेंट क्या है, उसके गुणांक क्या है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अब वो हम देख लेते हैं। A steel rod of 10 mm diameter and 175 mm long is subjected to a tensile load। यहाँ पे देखिए हमें डाया दे दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन क्या है हम बोलें तो डाया दिया हुआ है 10 mm। इसके बाद बोला है इसका लंबाई भी दे दिया है, लेंथ दिया हुआ है 175 mm। सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड की बात कर रहा है ये, और वो कितना दिया है 15। मतलब ये हमको बल दे दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन, ये हमको बल दिया है। तथा आपको ई का भी मान दे दिया हुआ है 2×10⁵ न्यूटन पर mm²। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो जितना भी जो डेटा दिया है आपको सब जो है वो mm में दिया हुआ है। आपको इस बात को जब भी आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ई जो आपको जो ये कांस्टेंट जो दिया है इसका मान mm में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर स्क्वायर में दिया है। तो उसी तरीके से आपको इसके लंबाई और या इसका जो भी क्षेत्रफल जो आपको जो निकालना होगा, आपको हमेशा ये सब एक, जो जितने भी लंबाई वाली जो चीज़ें हैं उसका यूनिट आपको एक रखना होगा। अगर क्वेश्चन में एक दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा क्या, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ। हमें डेल एल निकालना है कि लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो डेल एल के लिए आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है और वो क्या है, तो सबसे पहले हमें ये पता था कि हमने एक ई का फॉर्मूला पढ़ा, ई इज इक्वल्स टू, इसमें हम देखे थे फोर्स इनटू लंबाई डिवाइडेड बाई एरिया इनटू लंबाई में परिवर्तन, हमने ये सूत्र देखा था। तो डेल एल अगर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए इंटू ई, ये फॉर्मूला बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, कि लंबाई में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणित उसका ओरिजिनल लंबाई जो पहले का लंबाई था बटा उसका क्षेत्रफल गुणित ई, जो कांस्टेंट आपको दिया जाता है। इनमें से क्या चीज़ आपको नहीं पता ये निकालना है, अच्छी बात है। बी का वैल्यू एफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एल का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, रह क्या गया, क्षेत्रफल ही तो रह गया। और वो भी क्षेत्रफल के लिए क्या बोला है, इस बात को ध्यान दीजिए, वो रॉड की बात कर रहा है। जब वो रॉड होगा कुछ ऐसा बना होगा, इस रॉड का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना होगा, ये तो डाया दिया है ना, ये डाया दिया हुआ है,
मतलब ये कैसा क्रॉस सेक्शन होगा, सर्कुलर होगा, एक वृत्त के रूप में होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। यदि डी के टर्म पे बात करें तो क्या हो जाता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, अगर व्यास में ले तो इस तरीके से आप इसमें एरिया अगर निकालना चाहो तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, और डी है 10 mm में, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। सारा डेटा आपको दिया है, इस सूत्र में पुटअप करना है, और पुटअप करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और वो क्या होगा ये देख लेते हैं। चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुटअप करते हैं और उसमें वैल्यू रख देते हैं। तो ये है हमारे पास 15 किलो न्यूटन दिया हुआ है। 15 किलो, किलो का मतलब क्या हुआ, उसके साथ 1000 का गुणा, तो ये हो गया उसके साथ 1000 का गुणा, इनटू ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल आपका दिया हुआ है 175, ये है mm में, डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो गया पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, मतलब ये भी mm स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी mm और इसका भी mm। और इसकी बात करें ई का वैल्यू दिया है आपको 2 इंटू 10 टू द पावर 5, ये है न्यूटन में, और उसके साथ क्या है डिवाइडेड बाई mm स्क्वायर, तो ये डिवाइडेड बाई वाला ऊपर में आ जाता है, तो ये हो जाएगा mm स्क्वायर। अब यहाँ पर जो जो चीज़ कैंसिल होता है, ये 1000 इसके साथ न्यूटन भी है, ध्यान रखेंगे, तो ये न्यूटन जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से mm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रह क्या गया हमारे पास, केवल mm। मीन्स हमारा जो चेंज इन लेंथ है वो किस में कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होगा हमारा mm में। सिंप्लीफाई करने से ये डेटा हमें मिलता है 0.167 mm। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए, कि उसका लंबाई में कितना परिवर्तन होगा, तो वो है 0.167 मिलीमीटर। उम्मीद है आपको ऐसे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्टील वायर ऑफ 10 mm डाया टू डबल इट्स लेंथ, ई ऑफ स्टील इज दिस। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में हमें फोर्स निकालने के लिए पूछा गया है, जब वायर को डाया, आपको डाया दे दिया है 10 mm, लेंथ डबल हो जाएगा, ऐसा ये कह रहा है, जितना उसका लेंथ था वो डबल हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसके लंबाई में परिवर्तन कितना होगा। भाई पहले मान लेते हैं, पहले वो 1 मीटर था, अब वो डबल हो गया स्ट्रेच होने के बाद, तो वो 2 मीटर हो गया होगा, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ई जो है वो हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कंसिडर कर लेते हैं। ई जो हमें दिया है 205 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो डाया है उसको भी हम सेंटीमीटर में बदल ले तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो गया हमारा डाया। तो हमें डाया पता है, डेल एल पता है, हमें ई पता है। अच्छा, ये डेल एल ऐसा कैसे आया, आपको समझ में तो आया ना, क्योंकि वो क्या बोल रहा था, डबल इट्स लेंथ बोला था, तो हमने ये मान लिया कि मान लो उसका ओरिजिनल जो लेंथ था वो रहा होगा 1 सेंटीमीटर, तो बाद में वो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। अब हमें सारा डेटा पता है, हमें निकालना है फोर्स क्या होता है। सो हमें फॉर्मूला पता है, डेल एल इज इक्वल्स टू होता है एफ एल अपॉन ए इंटू ई, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमें निकालना क्या है, फोर्स, एफ निकालना है। दिस इंप्लाइज दैट एफ को मैं इस साइड रख दूं तो बाकी चीज को एक तरफ, इसको इधर पक्षांतर कर दूं तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू ई इंटू लंबाई में परिवर्तन बटा ओरिजिनल लंबाई, यही चीज हो जाएगा बल बराबर। हमने क्या देखा, बल बराबर, इसको जब पक्षांतर किया तो यह हो गया क्षेत्रफल, यह है प्रत्यास्थता मापांक, और यह है लंबाई में परिवर्तन बटा ओरिजिनल लंबाई। सारा डेटा आपको पता है, ई आपको पता है, डेल एल पता है, एल पता है, ए आपको निकाल लेना है क्योंकि आपको व्यास दिया हुआ है। ठीक है, व्यास दिया हुआ है तो इस केस में फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, एफ इज इक्वल्स टू एरिया के लिए पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और डी क्या है 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ई का वैल्यू आपको दिया है 205 किलो, मतलब 10 की घात 3, मतलब 1000, और उसके साथ आपको दिया है डेल एल है आपका 1 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लंबाई है आपका 1 सेंटीमीटर। सारा वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने से ये हमें डेटा मिलता है 161 किलो न्यूटन बल। तो इतना फोर्स हमें ज़रूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पहला स्टेप ये ध्यान देना है कि आपको डेटा क्या दिया है
उनके यूनिट क्या है, आपको यूनिट लंबाई का जो यूनिट है सबको सेंटीमीटर सबको मिलीमीटर जैसा दिया है सबको एक जैसा रखना है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, इसी फॉर्मूले से ही आपको बाकी चीज़ें देगा, एक आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, उस फॉर्मूले में आप सीधा वैल्यू पुटअप कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ टेंसाइल लोड ऑफ 2000 kg इज अप्लाइड। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लोड मतलब आपको फोर्स दे दिया है 2000 किलोग्राम, न्यूटन में नहीं दिया है, ये केजी में दिया हुआ है। उसके साथ आपको बोला है अप्लाइड ऑन अ रेक्टेंगुलर रॉड। यहाँ पे जो रॉड होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। अभी तक हम सर्कुलर वाले देख रहे थे, ये रेक्टेंगुलर होगा जिसका क्रॉस सेक्शन दिया है 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये लंबाई दिया है, ये चौड़ाई दिया हुआ है। मतलब दोनों गुणा कर दोगे सीधा सीधा, क्षेत्रफल तो यहीं से निकल जाएगा। हुज लेंथ इज, ये जो लंबाई है एल, ये लंबाई आपको दिया हुआ है 2 मीटर का। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ये देखिए क्वेश्चन जो है ये आपका क्षेत्रफल किस में निकल रहा है, सेंटीमीटर में, लंबाई किस में दिया है, मीटर में। और एक और चीज देखो इसमें ई जो है वो क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो आप लंबाई को भी क्या करोगे, सेंटीमीटर में बदल दोगे। उसके लिए आपको पता है कि सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने गुणा करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो चीज है आपका मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा सेंटीमीटर में लंबाई। ई आपको देखिए ये भी केजी में दिया है, एफ आपका केजी में दिया है। सारा डेटा तो आपको मिल गया। आपको पूछा क्या है, कैलकुलेट द एलोंगेशन इन लेंथ, आपको डेल एल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। उसके लंबाई में कितना परिवर्तन होगा ये निकालना है। सारा डेटा दिया है आपको, सारा फॉर्मूला आपको आता है, वैल्यू पुटअप कीजिए, सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।